हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टेंस को करने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, आज हम इस टेंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पिछला हमने हमारी जो क्लास थी उसमें हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में बताया था। आज का जो टेंस है वो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जैसे कि मैंने पहले बताया है, टेंस को शुरू करने से पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि इस टेंस को हम लिखते कैसे हैं, यानी हाउ वी राइट, व्हाट्स द सेंटेंस स्ट्रक्चर, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में ये होता है डियर स्टूडेंट्स कि इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट्स लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम इज और एम लगाते हैं, फिर हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वर्ब में जो ज़रूरी बात है वो क्या है, हम आईएनजी वाला फॉर्म लगाते हैं। यहाँ देखो आईएनजी वाला, मिसाल के तौर पर राइटिंग, राइटिंग यानी एक सिंपल फॉर्म होता है, एक होता है प्रेजेंट फॉर्म, एक पास्ट फॉर्म होता है, और एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और एक पास्ट पार्टिसिपल भी होता है। ये वर्ब्स के मुख्तलिफ फॉर्म्स है। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे, ये इसका स्ट्रक्चर है। मिसाल के तौर पर हम अगर इसकी एक एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल इस तरह, कुछ इस तरह होगा, शी इज ड्राइविंग अ कार। शी इज ड्राइविंग अ कार मतलब कोई है जो कार ड्राइव कर रही है, तो हम किस तरह लिखेंगे, शी लिखेंगे। सबसे पहले शी हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, और इस क्या है हमारे पास, यहाँ से हमने लिया है, और वर्ब हमने यहाँ से लिया है, ये वर्ब है, और आईएनजी वाला ड्राइव हम नहीं लिखते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, ड्राइविंग। और इसके बाद हम लिखते हैं कार, ये हमारे पास क्या है, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, मतलब कौन सी चीज़ चलाई जा रही है, किस चीज़ पर काम किया जा रहा है, ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट। तो कोई भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट हमारे पास ही भी हो सकता है, इट भी हो सकता है, दे भी हो सकता है, कोई नेम भी हो सकता है, मतलब एनी नाउन कैन बी आर प्रोनाउन कैन बी सब्जेक्ट, ठीक है। जिसके बारे में बात की जा रही है वो ये है, और जिसके ऊपर काम हो रहा हो वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पर एक बात मैं क्लियर करता हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ये जो प्रोनाउंस होते हैं, सिंगुलर प्रोनाउंस जो होते हैं, और प्लूरल प्रोनाउन हमारे पास होते हैं। मिसाल के तौर पर एक सिंगुलर नाउन है, असलम का नाम मैं लिखता हूँ असलम, तो असलम इज ड्राइविंग अ कार, इज ड्राइविंग अ कार। क्योंकि यहाँ पर ये सिंगुलर है तो हम इज लगाते हैं, अगर प्लूरल होता तो हम आर लगाते, और फिर आई होता तो हम एम लगाते, कुछ इस तरह। देखिए ही के साथ शी और इट के साथ हम क्या लगाते हैं, हम इज लगाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है भाई। प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही, शी, इट के साथ हम इज लगाते हैं, और इसके बाद हम क्या लगाते हैं, वर्ब, अपना वर्ब लगाते हैं जो वर्ब हो। लेकिन अगर यू हो या वी हो या दे हो, आई यू वी दे, तो इन प्रोनाउन के साथ हम क्या लगाते हैं, इन के साथ हम लगाते हैं आर, क्योंकि ये प्लूरल है। यू आर ड्राइविंग अ कार, वी आर ड्राइविंग अ कार, दे आर ड्राइविंग अ कार, दे आर वेटिंग फॉर अस, लेट्स गो, दे आर वेटिंग फॉर अस। क्या हम कहते हैं, लेट्स गो, दे आर वेटिंग फॉर अस। आई के साथ हम क्या लगाते हैं, हमेशा एम लगाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस में आई के साथ हम एम लगाते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ तक जो हमने पढ़ा इसको लिख को, ये जो भी मैंने लिखा है, आपके पास पेन और नोटबुक होना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर और बता रहा हूँ, एक एक चीज़ को लिखना है जिस तरह मैं लिख रहा हूँ, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा।
और आगे मैं बता रहा हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के ऊपर हमने 2 लेक्चर्स और भी बनाने हैं। ये पूरे का पूरा एक जो कोर्स है ये इसको हम ऐसा बनाने जा रहे हैं कि इसमें आपकी जितने भी क्वेश्चन है वो हल हो जाए। अब हम नीचे आते हैं। यहाँ तक तो हमारा समझ में आ गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है ये। नीचे आते हैं। नीचे क्या है, इसके इस्तेमालात है, यूजेस हैं। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर था, हो गया। अब क्या है, हम किन मौके पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है अब कि हम किन मौके पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, वी यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूस when we talk about something that is happening at the time of speaking। यानी हम उस बात के बारे में हम इसको इस्तेमाल करते हैं कि वो काम बोलने के दौरान ही जारी हो। मतलब हम कुछ बोल रहे हैं और वो काम भी जारी है। प्लीज डोंट मेक सो मच नॉइज, आई एम स्टडिंग। प्लीज डोंट मेक सो मच नॉइज, आई एम स्टडिंग। यानी अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ, मुतालिया कर रहा हूँ, और मेरे पास यहाँ पर कोई मौजूद है, बच्चे हैं, जो भी है वो शोर कर रहे हैं। तो इस वक्त मैं क्या बता रहा हूँ उनको, प्लीज डोंट मेक सो मच नॉइज, आई एम स्टडिंग। क्योंकि अभी मैं बोल रहा हूँ और शोर भी अभी है, तो आई एम स्टडिंग यहाँ पर मैंने क्या लिखा, आई एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग। वेयर इज अहमद, अहमद किधर है, ही इज टेकिंग अ बैथ। यानी मैंने उसके बारे में पूछा वो किधर है, अब मुझे जवाब मिला, क्या जवाब मिला, ही इज टेकिंग अ बैथ। अभी उसके बारे में बात हो रही है और अब भी क्या है, वो अब नहा रहा है। तो हम यहाँ पर ये नहीं लिखते हैं कि ही बैथ, इस तरह हम नहीं लिखते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर आपका कोई दोस्त है और आपने उसको कॉल किया, कॉल में बता रहे हो कि वेयर आर यू, व्हाट आर यू डूइंग। तो वो मिसाल के तौर पर वो गाड़ी में बैठा है और गाड़ी चला रहा है, तो आपको इस तरह का आंसर देगा, आई एम ड्राइविंग अ कार, आई एम ड्राइविंग अ कार, आई एम ड्राइविंग अ कार। मिसाल के तौर पर आप घर पे हो, अपने माँ से पूछ रहे हो कि क्या कर रही हो, वो आपको क्या जवाब दे रही हैं, आई एम कुकिंग, आई एम कुकिंग। मतलब मैं खाना पका रही हूँ। तो मतलब ये कि अभी इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है कि आपके आसपास अभी क्या हो रहा है इसके बारे में देखो, और इसके बाद जो कुछ बोल रहे हो तो वो क्या है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अगर आप आसमान की तरफ देखोगे तो वहां पर परिंदे उड़ रहे होंगे, तो आप किस तरह बोलेंगे, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, ओके, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। इसी तरह हम जो कुछ बोलते हैं, मिसाल के तौर पर आप घर में बैठे हो, आपका छोटा भाई है वो मुतालिया कर रहा है, तो उसके बारे में किस तरह बोलना है, हे माई ब्रदर इज रीडिंग अ बुक, ही इज रीडिंग अ बुक। ऐसा क्यों कह रहे हो कि ही इज रीडिंग अ बुक, ऐसा इसलिए कह रहे हो कि आपका जो भाई है अभी और इसी वक्त वो किताब पढ़ रहा है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ही माई ब्रदर इज रीडिंग अ बुक। और स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, हम प्रोनाउन लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं। इसके बाद ये जो माई ब्रदर है ये पूरा एक प्रोनाउन ये सब्जेक्ट है। इसके बाद हम सिंगुलर के साथ इज लगाते हैं, फिर ING वाला वर्ब लगाते हैं, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो बहुत क्लियर हो गया। इसका स्ट्रक्चर पहले क्लियर हो जाए और इसके बाद ये क्लियर हो जाए कि हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। सबसे अक्सर लोग, यानी मैं बताऊंगा कि जो लोग इंग्लिश सीख रहे होते हैं, मतलब इधर उधर से सीखे, जो प्रॉपर तरीके से सीख रहे हैं वो तो सीख रहे हैं सही तरीके से, लेकिन जो लोग इधर उधर से सीख रहे हैं उनकी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो
ये नहीं जानते हैं कि हम इस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हमने यूज कहाँ पर करना है, इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, कहाँ पर इस्तेमाल होता है। या अगर मैं किताब पढ़ रहा हूँ तो इस किताब में अगर इसी तरह के मतलब ये है कि इस तरह के जुमले हो, इसका ये बेसिक स्ट्रक्चर हो, तो ये कौन सा टेंस होगा, फिर ये बहुत ज़रूरी होता है। इसका एक पहला इस्तेमाल था। इसी सिचुएशन में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं दूसरे इस्तेमाल की तरफ कि हम एक सिचुएशन नहीं है जो हम बात कर रहे हैं, उसी वक्त में जो कुछ हो रहा है उसी के बारे में जो कुछ हम बता रहे हैं वही प्रेजेंट टेंस, वही प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि वी यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूस व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यानी जो जिस टाइम हम बोल रहे हैं शायद उसी टाइम ना हो, लेकिन उसके आसपास के जो टाइम है, नज़दीक का जो टाइम होता है, उसी में ये काम हुआ हो या हो रहा हो, बट नॉट नेसेसरीली एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो एग्जैक्टली द टाइम ऑफ स्पीकिंग में हो रहा हो। मिसाल के तौर पर दो लड़के हैं, एक का नाम है अहमद एंड सुलेमान, आर टॉकिंग एंड हैविंग अ कॉफी इन अ कैफे। एक कैफे में दोनों बैठे हैं, दो लड़के हैं, दोस्त हैं, अहमद और सुलेमान, दोनों कैफे में बैठे हैं और कॉफ़ी पी रहे हैं। इसी टाइम इनमें से कोई भी किताब का मुताला नहीं कर रहा है, लेकिन अहमद ये कहता है आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक एट द मोमेंट। क्या कहते हैं कि मैं एक इंटरेस्टिंग किताब का मुताला कर रहा हूँ। आई लेंड इट टू यू व्हेन आई हैव फिनिश्ड इट। जब भी मैं इसको ख़त्म करूँ तो मैं आपको दे दूंगा। आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक एट द मोमेंट। यहाँ पर जो लिखा है ना आई एम रीडिंग, यहाँ पर ये लिखा है कि आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक। आई एम रीडिंग, अब ये नहीं पढ़ रहा है, लेकिन उसके मुताले के शेड्यूल में है ये किताब, तो इसीलिए बता रहा है। मिसाल के तौर पर आपसे कोई पूछे कि आप आजकल क्या कर रहे हो, तो आप इस तरह बोल सकते हैं कि आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश टेंसेस। मैं इंग्लिश की जो टेंसेस हैं, ग्रामर का जो पार्ट है टेंसेस, वही सीख रहा हूँ, इस तरह बोल सकते हो। तो इसी सिचुएशन में हम इसको क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको के लिए एक एक्सरसाइज देता हूँ। एक्सरसाइज वो ये है कि आपके मुताले में शेड्यूल में जितने भी काम है, मिसाल के तौर पर आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो या कोई किताब पढ़ रहे हो या कोई एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई सीएसएस एग्ज़ाम, आई एम प्रिपेयरिंग माई सीएसएस, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यहाँ पर लिखना ज़रूरी है। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई सीएसएस एग्ज़ाम, मैं अपने सीएसएस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा हूँ। ये मतलब आपके जितने भी मतलब काम है करने के, तो उसको यहाँ पर तकरीबन मेरे ख्याल से अगर कम से कम 20 सेंटेंसेस लिखो, आज ही लिखो, इस क्लास के ख़त्म होने से के बाद ज़रूरी लिखो, इससे प्रैक्टिस हो जाएगी। अगेन मैं बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस ही चीज़ें समझ में आएगी। अगर प्रॉपर प्रैक्टिस है तो चीज़ें समझ में आ जाती हैं, तो चीज़ें बहुत ही आसान है। एक बार सीखो बस बात ख़त्म, बार बार सीखो, इधर से सीखोगे उधर से सीखोगे। ये कंप्लीट कोर्स है। ये जो वीडियो है ना प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बहुत कुछ दिया हुआ है, बहुत कुछ दिया हुआ है, बस लगन चाहिए। अब इसका एक तीसरा इस्तेमाल भी है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। वो तीसरा इस्तेमाल ये है, वी ऑफन यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस व्हेन वी टॉक अबाउट अ पीरियड अराउंड द प्रेजेंट। यानी प्रेजेंट के करीब करीब ही कोई काम हुआ हो। मिसाल के तौर पर इसका क्या है, टुडे जब हम यूज करते हैं, दिस वीक हम यूज करते हैं, और दिस सीजन वगैरह वगैरह, दिस ईयर भी यूज करते हैं। तो इन सिचुएशन में भी हम क्या यूज करते हैं, हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है हम वही इस्तेमाल करते हैं। असल बात उस स्ट्रक्चर की हो रही थी जो पहले मैंने बताया कि स्ट्रक्चर क्या है। बात समझ में आ रही है ना।
ठीक है, यू आर वर्किंग हार्ड टुडे, यू आर वर्किंग हार्ड टुडे, यस आई हैव लॉट टू डू, आई हैव लॉट टू डू। मिसाल के तौर पर कोई काम हो रहा है, आप मिसाल के तौर पर कोई मुताला कर रहे हो, कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपसे कोई पूछे, आप बस सुबह से लेकर शाम तक बैठे हो, बस पढ़ते रहते हो, कोई आके पूछे यू आर वर्किंग हार्ड टुडे, मतलब आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, आपका जवाब कैसा होगा? यस आई हैव टू डू लॉट, अब मुझे काम बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं आज बहुत ज़्यादा काम, आई हैव टुडे, यू आर वर्किंग हार्ड टुडे, आई एम वर्किंग हार्ड टुडे, आई एम वर्किंग हार्ड टुडे। ओके, हम इस तरह भी बोल सकते हैं कि दिस वीक आई एम इस तरह लिखते हैं, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई PMS एग्जाम, दिस वीक आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई PMS एग्जाम, मतलब कुछ भी लिख सकते हो, जो दिस वीक में हो, दिस ईयर हो, टुडे हो, टुडे आई एम वर्किंग हार्ड, या कुछ भी, मतलब जो आपके रूटीन में हो, ओके, तो लिख सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि बाबर इज इन प्लेइंग फुटबॉल दिस सीजन, ही वांट्स टू कंसंट्रेट ऑन हिज स्टडीज, मैंने गलत लिखा है, ऑन हिज स्टडीज, यानी बाबर इसी सीजन में ही खेल रहा है, इसी मतलब सीजन में बाबर इज इन प्लेइंग फुटबॉल दिस ईयर, दिस सीजन भी हम कह सकते हैं। We use the present continuous when we talk about changing situation में भी, मतलब एक मौसम बदल रहा है, कोई चीज़ बदल रही है, किसी एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन अगर बदल रहा हो ना, तो उसी में भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल, मिसाल के तौर पर the population of the world is rising very fast, the population of the world is rising very fast, यहाँ पर इसका ताल्लुक न प्रेजेंट से है, न कंटिन्यूस से है, और इसका ताल्लुक न अराउंड द टाइम से है, लेकिन इसका ताल्लुक किस चीज़ से है? एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन। इसलिए तो मैं बता रहा हूँ ना कि किसी चीज़ को सीखना है, अगर टेंस को सीखना है तो उसके हर पहलू को सीखना होता है। हम तो इस एक पहलू को सीखते हैं कि टाइम ऑफ स्पीकिंग में जो कुछ हो रहा है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, बाकी यहाँ पर भी तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है ना। यहाँ पर सब्जेक्ट लगा हुआ है, इसके बाद क्या है? एज है, और फिर वही स्ट्रक्चर है ना, वही स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर है। इज योर इंग्लिश गेटिंग बेटर, यहाँ पर भी गलती की है, सॉरी। इज योर इंग्लिश गेटिंग बेटर, क्या आपकी इंग्लिश बेहतर हो रही है? ऐसा नहीं बोलते हैं कि डज योर इंग्लिश गेट बेटर, ये गलत है। इज योर इंग्लिश गेटिंग बेटर यानी आप पहले क्या हो, आपको इंग्लिश नहीं आ रही है, लेकिन अभी आपको समझ आना शुरू हो गया है, तो हम क्या कहते हैं? इज योर इंग्लिश गेटिंग बेटर। ये बहुत ही ज़रूरी होता है, इसका समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। इस तरह नहीं है कि बस हमने समझ लिया, हर पहलू से टेंस को अगर समझना है तो हर पहलू से समझना होता है। इसके मैंने 3 एग्जाम्पल दिए, 3 यूजेस दिए। इसके तकरीबन 3 यूजेस है भी, 3 सिचुएशन है कि जिसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ, इस यूज़ के लिए भी मैं आपको एक्सरसाइज देता हूँ। वो एक्सरसाइज ये हो सकता है कि आप कम से कम 20 सेंटेंसेस लिखो, सेंटेंसेस जो हैं वो लिखो इस हवाले से कि दिस टुडे आप क्या कर रहे हो, दिस वीक क्या कर रहे हो, दिस सीजन क्या कर रहे हो, और आपके ख्याल में कौन सा सिचुएशन बदल रहा है, पॉपुलेशन बदल रही है, कोई लर्निंग प्रोसेस हो, कोई सीजन बदल रहा हो, the weather is changing, the weather is getting cold, the weather is getting hot, and कुछ भी हो सकता है जो सिचुएशन में हो। तब कम से कम 20 जो है ना वो सेंटेंसेस लिखो। 20 सेंटेंसेस लिखना बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ लिखना नहीं, अगर आपके आसपास कोई है इंग्लिश कुछ उसको आप मतलब आती हो तो
उसके साथ भी स्पीक करो। स्पीकिंग का प्रैक्टिस भी ज़रूरी है कि कुछ भी बोलो उनके साथ इस तरह यही जुमले इस्तेमाल करो। यहाँ तक काफ़ी था। देखिए ना, ये सेंटेंस, ये जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसमें जितना हो सकता था तो मैंने डिलीवर किया, मैंने इकट्ठा किया और डिलीवर किया। आगे काम जो है, बाकी काम जो है वो आप पे है कि आप किस तरह इसको सीरियस लेते हो और कितनी इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हो। तो प्रैक्टिस इसकी अगेन मैं बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिस ना हो तो लैंग्वेज सीखने में कोई क्विक फिक्सेस नहीं है कि इफ देयर इज क्विक फिक्सेस एंड यू वांट टू लर्न इंग्लिश जस्ट इन 1 वीक or 1 month. There are people who say that learn English in 30 days and 90 days. There is no way to learn English in just few days or few weeks or months. It takes a long time, but you need to be persistent and you need to be motivated every time to learn and be hardworking to learn the English. And it's very easy for you to learn. It isn't difficult for you to learn. You can learn it very soon. It was enough for today. We will meet in the next video with a new topic.